आज जो हमारा चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, तो कि 11 एनसीईआरटी का लेसन नंबर 13 है, उसका ये पार्ट 3 है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके अभी देख सकते हैं। तो आप अपने एनसीईआरटी खोल लीजिए, पेज नंबर 211 पे आ जाइए। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, टॉपिक 13.6। इससे पहले वाले टॉपिक सारे एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन अच्छे से समझा के, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है वो सारे बता के मैंने पार्ट 1 और 2 में कंप्लीट कर दिया है। अगर आप वो भी देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को इसमें बहुत सी दिक्कत आती है। अप हिल, डाउन हिल, रेडॉक्स पोटेंशियल, जेड स्कीम, प्लास्टोक्यूनोन, ये सब क्या चीज़ है, ये एनसीईआरटी के लाइन का क्या मतलब होता है। बाहर से तो पढ़ लेते हैं पर एनसीईआरटी का लाइन नहीं कर पाते हैं। तो आज अपन एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन बाहर से पूरी तरह से कोरिलेट करते हुए आपको एकदम अच्छे से समझाऊंगा कि आपको एनसीईआरटी एकदम क्लिस्टर क्लियर हो जाए। और जैसा कि आप जानते हैं, मेरा मेन मोटिव यही है कि आने वाले नीट एग्ज़ाम में बायो की पूरी एनसीईआरटी और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी तरह से आपको याद करा दूं। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। In photosystem 2, the reaction center chlorophyll A absorbs 680 nanometer wavelength of red light, causing electron to become excited and jump into an orbit farther from the atomic nucleus. Become excited and jump into an orbit farther from atomic nucleus. इस लाइन को अंडरलाइन कीजिए प्लीज। इसका मैं मतलब आपको अभी 10 मिनट में समझाऊंगा कि क्यों मैंने अंडरलाइन कराया है। अब देखिए, आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा है। मैं एनसीईआरटी समझाऊंगा, पहले एक बार आप इस डायग्राम का ओवरव्यू देख लीजिए। इतना डिटेल एनसीईआरटी में नहीं है, पर ज़्यादातर जो भी आप लोग जहाँ भी पढ़ने जाते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, वो सब ये सारी बातें बताते हैं। तो एक बार आप बस इसे देख लीजिए। ये हमारा PS2, PS1, फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 1, इसके बारे में मैंने पूरी डिटेलिंग लेक्चर 2 में कर चुका हूँ। इसकी डिस्कवरी के बेसिस पे ये है, ना कि काम के बेसिस पे। ये सारी बातें लेक्चर 2 में हो चुका है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से देख सकते हैं। तो ये जो फोटो सिस्टम 2 है, ये जिसे हम P680 भी कहते हैं, क्योंकि ये 680 नैनोमीटर के लाइट पे एक्साइट होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन को दे देता है। फियोफाइटिन ये हो गया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। आउटर, ये देखिए, ये जो मेम्ब्रेन है, ये पूरा क्लोरोप्लास्ट का एक स्ट्रक्चर है। ये अंदर का ल्यूमेन हो गया। और ये पूरा सिंगल मेम्ब्रेन है। इसे ये नहीं कि ये इनर मेम्ब्रेन या आउटर मेम्ब्रेन, नहीं, ये पूरा सिंगल मेम्ब्रेन है। आउटर में ये पार्ट जो बाहर का पार्ट है ये हो गया स्ट्रोमा, और ये अंदर का पार्ट हो गया ल्यूमेन, और ये सिंगल मेम्ब्रेन लेयर है। तो ये फियोफाइटिन जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये फिर आगे अपना जो इलेक्ट्रॉन इसने रिसीव किया ये आगे पास करता है। ये हो गया PQ, प्लास्टोक्यूनोन, प्लास्टोहाइड्रोक्यूनोन। ये जो प्लास्टोक्यूनोन या प्लास्टोहाइड्रोक्यूनोन है, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर भी है। तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके और बाहर से स्ट्रोमा से अंदर प्रोटॉन भेज देता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने के लिए इसे प्रोटॉन भी चाहिए। फिर इलेक्ट्रॉन, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये सब ट्रांसफ़र, कोई भी अपने पास रख नहीं रहा है, सब आगे ट्रांसफ़र कर रहा है। फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफ़र करता है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F। क्वेश्चन आता है कौन सा आउटर की तरफ लोकेटेड है, कौन सा इनर की तरफ लोकेटेड है। तो साइटोक्रोम F इज लोकेटेड ऑन इनर साइड एंड साइटोक्रोम B6 लोकेटेड ऑन आउटर साइड। ये इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफ़र करता है प्लास्टोसाइनिन को। प्लास्टोसाइनिन इज लोकेटेड ऑन, सबका लोकेशन कहाँ कहाँ है एक बार आप देख लीजिए। प्लास्टोसाइनिन इज लोकेटेड ऑन इनर साइड, ल्यूमेन साइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये पास करता है PS1, PS1 हो गया मतलब P700। ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन आगे पास करता है FRS में, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। ये जो फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस हुआ, ये PS1 के लिए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हुआ, जैसे कि PS2 के लिए फियोफाइटिन हुआ। ये आगे ट्रांसफ़र करता है फेरोडॉक्सिन को, और ये फेरोडॉक्सिन जो है ये FNR से रिलेटेड है। ये हो गया फेरोडॉक्सिन NADPH रिडक्टेज एंजाइम। इसका काम होता है NADP को स्ट्रोमा से H+ यूज करके NADPH2 में रिड्यूस करना। ठीक है, तो अब एक बार एनसीईआरटी पढ़ते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि ये सारे जो भी एनसीईआरटी का लाइन है आपको सारा चीज़ इसी डायग्राम से समझाऊं। 13.6, पेज नंबर 211।
In photosystem 2, the reaction center chlorophyll A absorbs 680 nanometer of wavelength of red light, causing electron to move to become excited and jump into an orbit farther from the atomic nucleus. ये लाइन को एक बार अंडरलाइन कीजिएगा आप. These electrons are picked up by an electron acceptor, which passes them to electron transport system consisting of cytochrome. इसी की बात कर रहा है. These electron, ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, picked up by electron acceptor, इससे ये है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसको पिकअप करता है, which passes them into electron transport system, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पास करता है, कंसिस्टिंग ऑफ साइटोक्रोम. इसकी बात कर रहा है ये. यहाँ पे अभी इसका जिक्र नहीं आया, सीधा इसकी बात करने लगा एनसीईआरटी. दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डाउन हिल. अब अप हिल और डाउन हिल क्या है एक बार देखिए. लो रिडॉक्स पोटेंशियल से हाई रिडॉक्स पोटेंशियल, जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है इसको डाउन हिल कहते हैं. अगर आपने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पढ़ा है तो, या और भी कहीं आपने पढ़ा होगा कि डाउन हिल मूवमेंट हुआ हाई एनर्जी से लो एनर्जी, लेकिन रिडॉक्स के टर्म में ये बिल्कुल उल्टा होता है. लो रिडॉक्स पोटेंशियल से हाई रिडॉक्स पोटेंशियल को जाना अपन डाउन हिल बोलते हैं. अब वापस इस पे आ जाइए. तो यही एनसीईआरटी बोल रही है, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डाउन हिल इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल. मतलब क्या, मतलब ये कि इससे ज़्यादा रिडॉक्स पोटेंशियल इसका होगा और इससे ज़्यादा रिडॉक्स पोटेंशियल इसका होगा. हमेशा दो के बीच में कंपेयर करना है. इससे ज़्यादा इसका रिडॉक्स पोटेंशियल है, प्लास्टोक्यूरोन का रिडॉक्स पोटेंशियल फियोफाइटिन से ज़्यादा है, इसलिए लो रिडॉक्स पोटेंशियल से हाई रिडॉक्स पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसलिए इसको एनसीईआरटी डाउनहिल मूवमेंट बोल रही है. The electrons are not used up as they pass through the electron transport chain but are passed on to the pigments of photosystem 1. मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, मैंने पहले भी बताया, कहीं यूज नहीं हो रहा है, कोई भी अपने पास नहीं रख रहा है. पास होते होते फोटोसिस्टम 1 तक इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है. Simultaneously, electron in the reaction center of PS1 are also excited when they receive red light of wavelength 700 nanometer. साइमल्टेनियसली मतलब हुआ कि ऐसा नहीं कि पहले ये चालू होगा उसके बाद ये चालू हो, दोनों साथ साथ हो चुका है. जब ये चालू हुआ तभी ये भी चालू हो गया, इलेक्ट्रॉन आ रहा है. अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ 700 नैनोमीटर का रेड लाइट से, वो FRS फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, ये हो गया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS1, इसके पास चला गया. एंड 700 nanometer and are transferred to another acceptor molecule that has greater redox potential. जैसा मैंने बता रहा हूँ कि हर एक आगे वाले का रिडॉक्स पोटेंशियल पीछे वाले से ज़्यादा होता है, इसलिए डाउनहिल मूवमेंट है. जैसे कि इसका रिडॉक्स पोटेंशियल, FRS का रिडॉक्स पोटेंशियल इससे ज़्यादा होगा, इसलिए ये डाउनहिल मूवमेंट हुआ. These electrons then are moved downhill again. These electrons then are moved downhill. ज़्यादा रिडॉक्स पोटेंशियल, कम रिडॉक्स पोटेंशियल. एनर्जी में होता है हाई एनर्जी टू लो एनर्जी डाउनहिल, लेकिन रिडॉक्स पोटेंशियल में उसका उल्टा होता है. बहुत ध्यान से इस बात को सुनिए. इसका रिडॉक्स पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका रिडॉक्स पोटेंशियल कम है, और एनर्जी का उल्टा होता है रिडॉक्स पोटेंशियल में, इसलिए लो रिडॉक्स पोटेंशियल से हाई रिडॉक्स पोटेंशियल पे जाने को अपन डाउनहिल मूवमेंट कहते हैं. दिस इलेक्ट्रॉन्स आर देन मूव डाउनहिल अगेन, दिस टाइम, यहाँ से फिर डाउनहिल, this time आइए, this electrons then are moved downhill again, this time to a molecule of energy rich NADP. फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया और एनर्जी रिच मॉलिक्यूल NADP है, इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके और ये रिडक्शन हो गया इलेक्ट्रॉन लेके NADPH2 में. The addition of this electron reduces NADP plus to NADPH2. This whole scheme of transfer of electron. अब बहुत, मैंने अभी आपको बोला था एक लाइन अंडरलाइन करने के लिए शुरू में, ठीक है. अब यहाँ पे बताऊंगा उसका मैं आपको बेनिफिट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा. दिस होल स्कीम ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टार्टिंग फ्रॉम द PS2 अपहिल टू द एक्सेप्टर डाउन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू PS1. अब आप बोलोगे कि भाई अभी आपने बताया कि यहाँ से वहाँ डाउनहिल मूवमेंट है, एनसीईआरटी भी लिख रही है.
अब ये एनसीईआरटी क्या कर रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम PS2 अपहिल टू द एक्सेप्टर। तो अब ये अपहिल की क्या बात हो रही है, तो आइए अब जो आपको पीछे मैंने पिछले पेज में एक पॉइंट अंडरलाइन कराई थी, बिकम एक्साइटेड एंड जंप इनटू ऑर्बिट फार्दर फ्रॉम न्यूक्लियस। तो इसका क्या मतलब हो, यहाँ देखिए जो एनसीईआरटी की वो ये वाली लाइन है कि फार्दर फ्रॉम न्यूक्लियस, इसका मतलब ये एनसीईआरटी ये कह रही है कि PS2 के पहले इलेक्ट्रॉन है लोअर ऑर्बिट में। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा है, लोअर ऑर्बिट एनर्जी लेस, हायर ऑर्बिट एनर्जी हाई, एनर्जी लो टू एनर्जी हाई, लो एनर्जी टू हाई एनर्जी इज कॉल्ड अपहिल मूवमेंट। समझ रहे हैं बात को। तो एनसीईआरटी यहाँ पे दो अलग अलग बातें लिख रही है। उसके हिसाब से एनसीईआरटी ये लिख रही है कि पहले यहाँ से लोअर ऑर्बिट से PS2 के ही लोअर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट पे जा रही है, ये हो गया आपको अपहिल मूवमेंट। और फिर एनसीईआरटी यहाँ बोल रही है कि जब अपर ऑर्बिट में आ चुका है, PS2 के अपर ऑर्बिट में आ चुका है, तो यहाँ से जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे जा रहा है ये हुआ डाउनहिल मूवमेंट। समझ में आया। ये लाइन बहुत लोगों को नहीं समझ में आती है। जब मैं पढ़ाई करता था मुझे भी बहुत दिन तक समझ में नहीं है, मैं बहुत सर खपाया, फिर जाके मैं समझा कि एनसीईआरटी क्या बोलना चाह रही है। और इसके बाद जब यहाँ तक आ चुका तो फिर से सुनिए, द होल स्कीम ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम PS2 अपहिल टू एक्सेप्टर, मतलब पहले PS2 में ही लो एनर्जी से हाई एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन गया, उसको बोला अपहिल। डाउन द इलेक्ट्रॉन, अपहिल मतलब यहाँ पे आ चुका है, अब डाउन द इलेक्ट्रॉन, डाउन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, अब पूरा डाउन द इलेक्ट्रॉन, डाउन द इलेक्ट्रॉन, डाउन द इलेक्ट्रॉन PS1 तक आ गई। फिर यहाँ से फिर एक्साइटेशन, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू अनदर एक्सेप्टर, फिर डाउनहिल, एंड फाइनली डाउनहिल टू NADP प्लस विच रिड्यूस टू NADPH2। इस पूरे स्कीम को, ये मैंने डायग्राम है ये इसलिए, लेकिन ये पूरा एक तरह से देखिए, ऐसे 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 ऐसे, इस पूरे स्कीम को इज कॉल्ड जेड स्कीम ड्यू टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक शेप। दिस शेप इज फॉर्म when all the carriers are placed in sequence on a redox। redox जैसे मैंने बोला कि जैसे जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे redox की वैल्यू बढ़ रही है, दो से कंपेयर करना है, समझ रहे हो। और redox में एनर्जी का उल्टा चलता है। एनर्जी में अपन देखते हैं लो एनर्जी से हाई एनर्जी जाने को अपन बोलते हैं अपहिल, लेकिन redox में लो redox से हाई redox को जाने को अपन बोलते हैं डाउनहिल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखिएगा। अब अगला टॉपिक है, ये डायग्राम अपना आज बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा चैप्टर इसी डायग्राम पे घूमेगा। अब अगला टॉपिक है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, एनसीईआरटी पेज नंबर 212 पढ़ते हैं, फॉलो कीजिए। यू वुड देन आस्क, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग सब एनसीईआरटी फॉलो जरूर कर रहे होंगे। आपको एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन समझ में आना चाहिए, तभी आप इस चैप्टर को अच्छे से याद कर पाएंगे। यू वुड देन आस्क हाउ डज PS2 सप्लाई इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली। क्वेश्चन आता है कि जो ये है, ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से दे रहा है तो इसको भाई कहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। हाउ डज PS2 इज गेटिंग इलेक्ट्रॉन। कोई जादू है, मतलब क्या ऐसा थोड़ी है कि इन्फिनिटी सोर्स है, कुछ चल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, नहीं। द इलेक्ट्रॉन डेट्स वे रिमूव फ्रॉम फोटो सिस्टम टू मस्ट बी रिप्लेस्ड। सही बात है, जहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला उसका कुछ तो रिप्लेसमेंट होना चाहिए। दिस इज अचीव बाय इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। अब जो पानी टूटेगा उसमें भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये देखिए पानी टूटता है, H2O 2H प्लस, दो इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ O2। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, पानी बोलता है चलो यार ठीक है, काम वाम नहीं है हमको, तुम्हारा खर्च हो रहा है, मेरे पास थोड़ा पैसे हैं, तुम ले लो। PS2 को दे देता है। द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विथ PS2। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विथ PS2। दोनों गोतिया भाई कर लिया अपना सेटिंग, ठीक है चलो दे देते हैं दो इलेक्ट्रॉन इसको। वाटर इज स्प्लिट इनटू 2H प्लस एंड नेसेंट ऑक्सीजन, यहाँ एनसीईआरटी लिखती है, आप ऐसे लिखिए तो आपको पता होगा ये ऐसे ऐसे कैंसिल हो जाता है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात हुई। दिस क्रिएट ऑक्सीजन, वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो वाटर स्प्लिटिंग होता है
2 इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, H प्लस ल्यूमेन में आ गया, यहाँ से भी H प्लस ल्यूमेन में आया है, यहाँ से भी H प्लस ल्यूमेन में आया है। ये सारे H प्लस का रोल भी मैं आपको समझाऊंगा। ये जो ऑक्सीजन हुआ हाफ ऑक्सीजन ही, और एक बार फिर से वाटर टूटेगा तो फिर से हाफ ऑक्सीजन हो गया, मतलब एक ऑक्सीजन रिलीज होता है ऐसे करके। द इलेक्ट्रॉन नीडेड टू बी रिप्लेस देन दोज रिमूव फ्रॉम फोटो सिस्टम 1। अब जो यहाँ से खत्म होता है तो जो ये इलेक्ट्रॉन आ रही है वो इसको रिप्लेस करता है, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को वाटर रिप्लेस करता है, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को फोटो सिस्टम 1 का इलेक्ट्रॉन रिप्लेस करता है। We need to emphasize here that the water splitting complex is associated with PS2. वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स या जिसको ऑक्सीजन इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स OEC, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स या वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, दोनों एक ही चीज हुआ। विच इट सेल्फ इज फिजिकली लोकेटेड और इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ थैलाक्वाइड। इनर साइड, ये पूरा एक मेम्ब्रेन है, मैंने आपको शुरू में भी बताया, इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ थैलाक्वाइड्स। Then where are the protons and O2 form likely to be released? In the lumen or outer side of membrane? देख ही रहे हैं अंदर दोनों H प्लस O2 दोनों अंदर रिलीज हो रहा है, ठीक है। अब H प्लस का रोल मैं आपको आगे समझाऊंगा। कुछ और पॉइंट देख लीजिए वाटर स्प्लिटिंग से। जो अपना स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है ये कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट इसको कैटलाइज करता है, जिसमें मैग्नीशियम Mn, मैग्नीशियम मेन कैटलिस्ट होता है, कैल्शियम और क्लोरीन भी रिक्वायर्ड होता है। जो आप जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं वहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, देखिएगा इस बार भी आएगा। जो वाटर है, जब एक वाटर टूटता है तो 4 H प्लस एक्यूमुलेट होता है। ध्यान से सुनिए, जब एक वाटर टूटता है तो 4 H प्लस एक्यूमुलेट होता है ल्यूमेन में और हाफ O2 रिलीज होता है। अब अगर आप ऊपर वाले डायग्राम में देखिएगा तो आप एक सवाल पूछिएगा कि भाई अभी आप बता रहे हो जब एक वाटर टूटता है तो 4 H प्लस रिलीज होता है, यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि जब एक वाटर टूट रहा है तो 2 H प्लस रिलीज हो रहा है, ऐसा कैसे? तो यहाँ जब एक वाटर टूट रहा है 2 H प्लस आ रहा है, लेकिन जब एक वाटर टूट रहा है तो एक बार ये पूरी साइकिल चल रही है तो 2 H प्लस यहाँ से आ रहा है और दो H प्लस यहाँ से आ रहा है, तो ये दोनों H प्लस को मिला के हुआ 4 H प्लस, जिसकी बात हमने यहाँ पे की है कि जब एक वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग होता है तो 4 H प्लस एक्यूमुलेट होता है और हाफ O2 रिलीज होता है और एक NADPH2 बनता है, ठीक है। तो इसलिए जब 2 होगा तो 8 10 O2, एक O2 हाफ O2 और एक O2 और 2 NADPH, इसलिए 6 O2 के लिए 12 वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा और एक वाटर मॉलिक्यूल से 4 H प्लस, इसलिए 12 से 48। लेक्चर 1 में शायद एक क्वेश्चन भी था, NCERT में एक क्वेश्चन भी है, कैन यू टेल वाई 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। मैंने आपको वहाँ भी समझाया था और मैंने आपको बोला भी था कि आने वाले समय में आप इसे अच्छे से समझिएगा। ये देखिए अब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। 6O2। और एक चीज़ देखिए, जो नॉन साइक्लिक हुआ, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फाइरिलेशन, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के बारे में अभी अपन अगला टॉपिक में पढ़ेंगे। एक तब तक आप छोटी सी बात, बस जो नॉन साइक्लिक है उसमें 16 ATP, क्योंकि 3 H प्लस से 1 ATP बन रहा है, 3 H प्लस से 1 ATP बन रहा है, तो 48 H प्लस है तो कितना ATP? 16 ATP। 4 H प्लस से 1 NADH2 बन रहा है तो 48 H प्लस है तो 12 NADPH2, 12 4 जा 16 3 जा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट था ये भी। अब मैं NCERT का जो अगला टॉपिक है पेज नंबर 212 पे ही, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फाइरिलेशन, उस पर बढ़ने से पहले आपको ये सारे जो भी शॉर्ट फॉर्म है और ये क्या है ये सब एक बार जल्दी से आपको बता देता हूँ। ऑल्दो ये सब NCERT में नहीं है पर बहुत बार ये आ जाता है, तो आपको एक बार ये सब जान लेना चाहिए कि कौन सा शॉर्ट फॉर्म क्या है, किसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो जल्दी से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइमरी को अपन ऐसे भी लिखते हैं और सेकेंडरी को ऐसे भी, ये पता होगा आपको। तो जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, अगर बात करें PS2 की तो ये होता है फियोफाइटिन। PS2 की। PS1 की बात करें तो ये होता है FRS।
FRS, इसका नाम हो गया फेरोटॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। ठीक है, इसके बारे में एक लाइन और जान लीजिए, आयरन सल्फर प्रोटीन, और ये होता है इलेक्ट्रॉन कैरियर। ठीक है, फियोफाइटिन भी हो गया इलेक्ट्रॉन कैरियर। उसके बाद बात करते हैं, ये हो गया प्राइमरी एक्सेप्टर। ठीक है, प्राइमरी एक्सेप्टर बोलिए। और अदर कैरियर, अब अदर कैरियर की अगर बात करें, कुछ अदर कैरियर जो भी ये सब है, इस सब के बारे में भी एक बार सबका फुल फॉर्म देख लीजिए। तो एक हो गया सबसे पहले प्लास्टोक्यूनोन, जिसको अपन ने PQ से लिखा है, प्लास्टोक्यूनोन। ये हो गया इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन बोथ कैरियर, एंड ऑल्सो एक्ट एज प्रोटोन पंप। ENH प्लस बोथ कैरियर, ये NCERT की भी लाइन है। मैं आपको अभी 5 मिनट में ये लाइन आपको NCERT में बताऊंगा कहाँ है, बस 5 मिनट में। प्रोटोन पंप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफर कर रहा है तो H प्लस को अंदर धकेल रहा है, इसलिए इसको प्रोटोन पंप भी बोल रहे हैं। ठीक है, दूसरा है अपने पास साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F। ठीक है, ये 2 प्रोटीन है, कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटीन, इसमें 2 प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और ये भी हो गया इलेक्ट्रॉन कैरियर। प्रोटोन कैरियर ये जितने भी पढ़ा है सब हमने अभी इलेक्ट्रॉन कैरियर पढ़ रहे हैं, सिर्फ एक ये हो गया इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन दोनों का कैरियर। अब बात करते हैं 3 नंबर के। 3 नंबर में देख लीजिए आप, ये प्लास्टोसाइनिन, PC, प्लास्टोसाइनिन, स्पेलिंग थोड़ा आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार। प्लास्टोसाइनिन होता है, तो जो प्लास्टोसाइनिन होता है ये होता है कॉपर कंटेनिंग। ये लाइन सबसे डिस्टिंग्विश, चलिए रेड से लिख देता हूँ, कॉपर कंटेनिंग हो गया ये। ठीक है, और कॉपर जैसे ही आया, बस आपको एकदम दिमाग में सोच लेना चाहिए, मैं केमिस्ट्री में बताऊंगा। कॉपर चाहे वो ब्लू विट्रॉल हो, ब्लू मतलब कॉपर मतलब ब्लू आ गया है, ब्लू कलर का। ठीक है, ब्लू कलर हो गया। और ये भी हो गया इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये भी अपना हो गया इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो याद अभी आपको बस यही रखना है कि एक है ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का कैरियर है, और ये है ब्लू और कॉपर कंटेनिंग। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। इसकी बात तो मैंने बता ही दिया आपको, फेरोडॉक्सिन, ये है आपको फेरोडॉक्सिन ये है आपको फेरोडॉक्सिन, ये दोनों में आप ध्यान दीजिएगा। ये है FRS, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, जिसके बारे में मैं आपको बता दिया हूँ, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ ये। और ये FNR है, ये है फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊँगा। पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये हो गया FD, 4 नंबर की बात कर ले तो ये हो गया FD मतलब हो गया फेरोडॉक्सिन। ये भी हो गया FES, प्रोटीन कंटेनिंग और इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैरियर बस एक ही है, बाकी सब इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ये हो गया प्लास्टोसाइनिन, PC हो गया वो कॉपर कंटेनिंग। ठीक है, अब बात करते हैं एंजाइम इन्वॉल्व। एंजाइम कौन कौन सा इन्वॉल्व है इसके साथ। एंजाइम इन्वॉल्व की बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन FNR की, एंजाइम्स। FNR की हो गया फेरोडॉक्सिन, NADP रिडक्टेज एंजाइम। ठीक है, फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम, FNR। ठीक है, इसका काम होता है रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH2, रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH2, फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम। ठीक है, दूसरा हो गया ATP सिंथेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। एंजाइम कॉम्प्लेक्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ATP सिंथेटेज है ये दो पार्ट में है। CFO हो गया ट्रांस मेम्ब्रेन
ट्रांस मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन के अंदर का, तो ट्रांस मेम्ब्रेन, मतलब ट्रांसफ़र कर रहा है मेम्ब्रेन से, तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न ऑफ H+। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। जो ट्रांसपोर्टिंग प्लांट में होता है कि वो सारे जितने भी प्रोटीन चैनल्स होते हैं वो सब पे जाके वो चिपक जाता है, फिर वो वापस से फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट हो जाता है और बाहर निकल जाता है। एंटीपोर्ट, सिमपोर्ट, यूनिपोर्ट ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में है और मैं डिटेल में आपको वहाँ बताऊँगा। ठीक है, ये हो गया CFO ट्रांस मेम्ब्रेन। और जो CF है यह है पेरिफेरल प्रोटीन। ATP सिंथेस एक्टिविटी होता है एंड हेल्प फॉर्मेशन ऑफ ATP का फॉर्मेशन फ्रॉम ADP। ठीक है, ये हो गया। तो जितने भी इसमें शॉर्ट फॉर्म थे जो भी है सब के बारे में मैंने आपको एक बार जानकारी दे दी। आप ये सब चीज़ एक बार बस एट अ ग्लांस देखिए। ठीक है, मुझे लगता है कि आप 2-4 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। बाकी मैं आपको शॉर्ट नोट्स दूंगा जिसमें ये सब चीज़ मेंशन है। आप समय के साथ जब एग्ज़ाम आपका नज़दीक आएगा तो आप 10 से 15 मिनट में ये पूरा चैप्टर ही रिवाइज कर लेंगे। आपको इतना ये चीज़ वो चीज़, ये नोट्स वो नोट्स, NCERT कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब एक बार के लिए इस पेज को थोड़ा अपन साइड करते हैं, वापस से इसकी ज़रूरत पड़ेगी लेकिन थोड़ा देर के लिए इसको अपन अलग रखेंगे। और NCERT का जो नेक्स्ट टॉपिक है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, अपन उस पर चलते हैं। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, तो जब हेडिंग ही है फॉस्फोराइलेशन तो सबसे पहले फॉस्फोराइलेशन होता क्या है वो देख लीजिए। अपन पढ़ रहे हैं 13.6.2 साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। तो सबसे पहले फॉस्फोराइलेशन देख लीजिए। फॉस्फोराइलेशन होता है मतलब ट्रांसफर ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ट्रांसफर ऑफ फॉस्फोराइलेशन करते हैं, जैसे कि ADP प्लस ऑफ IP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट चेंजेस टू ATP, ये भी हुआ फॉस्फोराइलेशन। या फिर ग्लूकोज प्लस ऑफ ATP चेंजेस इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। कहाँ है रिएक्शन? रिस्पायरेशन में, बिल्कुल सही जवाब, प्लस ADP। ये यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यह हुआ फॉस्फोराइलेशन। जो फॉस्फोराइलेशन होता है ये 2 तरह का होता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में और ये होता है क्लोरोप्लास्ट में। ये जो फोटोसिंथेसिस चैप्टर है उसमें हमको इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये पार्ट आपका NCERT में इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन चूँकि हेडिंग में आया हुआ है प्लस NCERT 1-2 लाइन लिख दिया है तो मैंने आपको समझा दिया। इसकी बात करते हैं, आइए पहले रीडिंग दे देते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव द कैपेबिलिटी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम oxidizable substance and store them in the form of bond energy. Special substances like ATP carry this energy in their chemical bond. The process, पेज नंबर 213 पे आ जाइए। The process through which ATP is synthesized by cell in mitochondria and chloroplast. तो इसी में ये हुआ फोटोफॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन इज सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। फोटोफॉस्फोराइलेशन इसी की बात कर रहा है। इज सिंथेसिस ऑफ ATP, जैसे कि हमने उस डायग्राम में देखा, इज सिंथेसिस ऑफ, आ जाइए वापस से अब आप डायग्राम पे। फोटोफॉस्फोराइलेशन इज सिंथेसिस ऑफ ATP सिंथेसिस जो हो रहा है यहाँ पे यूजिंग, जब यहाँ पे लाइट वाटर स्प्लिटिंग हो रहा है, जा रहा है, इसी को बोल रहा है। फोटोफॉस्फोराइलेशन इज सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट
in presence of light. When the two photosystem work in series, photosystem 1 and photosystem 1 and photosystem 1 both working in series. Series मतलब एक के बाद एक सीरीज में जा रहा है. A process called non-cyclic photophosphorylation occur. ये हो गया non-cyclic photophosphorylation. ठीक है. The two photosystem are connected through an electron transport chain. Two photosystem connected through electron transport chain, as seen earlier in the Z scheme. Both ATP and NADPH are synthesized by this kind of electron. Both ATP and NADPH, ATP synthesized by this pattern of electron flow. अब है सिर्फ PS1 की बात कर ले. अब देखिए, अब जैसे कि आप बोलिएगा यार ऐसा कैसे हो सकता है, सिर्फ PS1 कैसे काम करेगा, ऐसा सिचुएशन कब आएगा आगे देखिए. When only PS1 is functional, सिर्फ जब ये चलेगा, ये नहीं चलेगा. When only PS1 is functional, the electron is circulated within the photosystem and photophosphorylation occurs due to cyclic flow of electrons. ठीक है, एक बार जल्दी से देख लीजिए. ये हुआ PS1. When the electron is circulated within photosystem and phosphorylation occur due to cyclic flow. PS1 यहाँ से हुआ. P700 इलेक्ट्रॉन गया FRS प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS1 FD साइटोक्रोम C. ये हो गया प्रोटॉन पंप. 2H प्लस अंदर फिक रहा है. ठीक है, CFO CF1 वापस आ गया यहाँ पे. A possible location this would happen is stroma lamellae. अब दो पार्ट होता है. ये हुआ ग्रैनल थैलाक्वाइड, ये हुआ स्ट्रोमा लेमेले. जो PS2 होता है, जो कि अपना PS2 होता है, वो इस पार्ट पे होता है. इसको एप्रेस्ड पार्ट भी कहते हैं. यहाँ पे PS2 अपना हो रहा है. PS2 जो अपना PS1 होता है वो नॉन एप्रेस्ड पार्ट. ये वो एप्रेस्ड मतलब दो के बीच में दबा हुआ, इसलिए उसको बोलते हैं एप्रेस्ड पार्ट. PS2 हो रहा है. और PS1 जो हो रहा है वो नॉन एप्रेस्ड पार्ट, नहीं दबा हुआ. तो एक तरह से देखा जाए तो जो ग्रैनल थैलाक्वाइड है, यहाँ पे PS2 भी हो रहा है एप्रेस्ड पार्ट में और PS1 भी हो रहा है. लेकिन जो स्ट्रोमा लेमेले है वहाँ पे सिर्फ PS1 ही हो रहा है. वही एनसीईआरटी बोलती है, वेल द मेम्ब्रेन और लेमेले ऑफ ग्रैना हैव बोथ PS1 एंड PS2. द स्ट्रोमा लेमेले मेम्ब्रेन लैक PS2 एज वेल एज NADP रिडक्टेज एंजाइम. जो स्ट्रोमा लेमेले है, जो कि दो थैलाक्वाइड्स ग्रैनल को कनेक्ट करता है, उसमें PS2 नहीं होता है और NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं होता है. द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट पास टू NADP प्लस. जैसे कि हमने उसमें देख रहा था, जो नॉन साइक्लिक का डायग्राम आपको दिखा रहा था बहुत देर से, उसमें देख रहे थे कि यहाँ पे NADP के पास वो इलेक्ट्रॉन पास हो रहा था, जाके NADP बन रहा था. ये जो अपना साइक्लिक का डायग्राम है सामने में, इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल रहा है, पास हो रहा है, प्रोटॉन अंदर डेल रहा है और इलेक्ट्रॉन वापस से PS1 के पास आ रहा है, तो वापस इलेक्ट्रॉन रिटर्न हो रहा है. द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट पास टू NADP बट इज साइकिल बैक टू PS1 कम्प्लेक्स थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से वापस PS1 के पास आ रहा है. द साइक्लिक फ्लो हेंस रिजल्ट ओनली इन सिंथेसिस ऑफ ATP. तो जो H प्लस तो अंदर आ रहा है, तो ATP तो बनेगा, लेकिन NADPH जो कि यहाँ पे बन रहा था साइक्लिक में, वो NADPH नहीं बनेगा. ठीक है, अब एक लाइन है, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन ऑल्सो अकर व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ बियॉन्ड 680 नैनोमीटर आर अवेलेबल फॉर एक्साइटेशन. तो देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए. हम जानते हैं कि जो PS1 है हमारा, ये P700 मतलब 700 नैनोमीटर के लाइट पे होता है. जो हमारा PS2 है वो P680 पे होता है. ठीक है, अब ये बोलती है साइक्लिक, ये हुआ साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन. अब सुनिए, जो जैसे कि जो 700 नैनोमीटर का वेवलेंथ है, जो 680 नैनोमीटर का वेवलेंथ है, तो जो 700 नैनोमीटर का वेवलेंथ है उसकी एनर्जी कम होगी 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ से. ये बात आप लोग जानते हैं. एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी आपने ऐसा देखा होगा कि इसका वेवलेंथ ज़्यादा, उसका एनर्जी कम होता है. तो ये यही बोल रहा है कि मान लीजिए अगर हमारे पास 680 में PS2 शुरू होता है, लेकिन हमारे पास है 690 का लाइट, 690 नैनोमीटर का लाइट, तो ऑब्वियसली वो उसका एनर्जी 700 से तो ज़्यादा ही है ना. तो जब 690 है तो भी PS1 होगा,
लेकिन PS2 नहीं होगा। वही एनसीईआरटी बोल रही है कि बियॉन्ड मतलब जब 680 से भी का होता है तब भी साइक्लिक होता है, ठीक है ना। और जब 680 से कम का होगा तब तो साइक्लिक नॉन साइक्लिक दोनों होगा ही। तो यही बात को एनसीईआरटी ये लाइन में बोल रही है। एक बार जल्दी से मैं सारे पॉइंट को फो फोटो फॉस फोटोफॉस्फोराइलेशन, एक बार जल्दी से मैं सारे पॉइंट को समराइज कर देता हूँ जल्दी। तो जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो दो टाइप का हो गया, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। जल्दी से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन डू नॉट रिटर्न, क्योंकि NADP के पास चला जाता है और वहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। ये होता है ग्रैनल थाइलाक्वाइड में। दूसरा हो गया PS1 एंड PS2 दोनों साथ काम करता है। जो साइक्लिक हो गया उसमें अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन रिटर्न हो जाता है वापस PS1 में, हमने अभी डायग्राम में देखा था, ठीक है। आप रिवाइंड करके देखिए थोड़ा सा। फिर सिर्फ ये स्ट्रोमा लेमेले में होता है, ठीक है, और इसमें PS2 नहीं काम करता है, ठीक है। ये 3 डिफरेंस हुआ। कुछ और डिफरेंसेस है, जैसे कि जो साइक्लिक हुआ, ठीक है, और एक हुआ नॉन साइक्लिक। तो नॉन साइक्लिक में H2O फोटोलाइसिस, वाटर की फोटोलाइसिस प्रेजेंट, साइक्लिक में एब्सेंट। नॉन साइक्लिक में जो अपना नॉन साइक्लिक हुआ उसमें O2 रिलीज होता है, इसमें एब्सेंट, ठीक है। NADPH2 प्रेजेंट, इसमें एब्सेंट। एक और पॉइंट, ATP सिंथेसिस प्रेजेंट, इसमें भी प्रेजेंट। तो 1 2 3 4 5 6 7, 6 डिफरेंसेस, एक सिमिलैरिटी, ठीक है। तो ये हो गया एक क्विक रिकैप फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक नॉन साइक्लिक का। हमारा जो अगला टॉपिक है एनसीईआरटी पेज नंबर 213 पे है, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो इस टॉपिक जो कि केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस है उसमें मैं आपको इस प्रोटॉन जो अंदर में एक्यूमुलेट हो रहा है 3 जगह से, उसका मैं आपको रोल बताऊंगा। मैं आपको शुरू में बोला था मैं आपको बताऊंगा, तो अब तो बताऊंगा, पर जब बोला हूं बताऊंगा तो मतलब बताऊंगा। आइए पढ़ते हैं, सुनिएगा, फॉलो कीजिएगा। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस पेज नंबर 230, आप अपने एनसीईआरटी पे, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग एनसीईआरटी जरूर फॉलो कर रहे होंगे। Let us now try and understand how actually ATP is synthesized in the chloroplast. ठीक है, the chemiosmotic hypothesis has been put forward to explain the mechanism. Like in respiration, in photosynthesis too, ATP is synthesized is linked to development of proton gradient across a membrane. अगर आप लोग ने प्लांट्स का रिस्पायरेशन का थोड़ा सा भी आइडिया होगा ही, बिल्कुल आप सब भाई बहुत अति हो, लेकिन अगर जिसे नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर ये चैप्टर लोगों को भारी लगता है, तो वहाँ पे भी जो ये प्रोटोन अंडर ग्रेडियंट बन रहा है, प्रोटोन ग्रेडियंट बन रहा है मतलब प्रोटीन की जो कंसंट्रेशन अंदर इंक्रीज हो रही है, वही रिस्पॉन्सिबल है एटीपी फॉर्मेशन के, और यहाँ फोटोसिंथेसिस में भी वही है। ATP synthesis is linked to development protein gradient. This time these are membranes of thylakoid. वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ थैलाकॉइड। There is one difference. एक डिफरेंस एनसीईआरटी की लाइन है, ध्यान से। Here the proton accumulate is towards the inner side of membrane, that is in the lumen. In respiration, proton accumulated in the transmembrane space of mitochondria when electron move through ETS. यहाँ जो प्रोटोन एक्यूमुलेट हो रहा है वो ल्यूमेन के अंदर हो रहा है। मैं पहले भी बोला हूँ ये सिंगल मेम्ब्रेन है, आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि आउटर ये इनर मेम्ब्रेन, नहीं। सिर्फ इसको मैंने मोटा बनाया है, थोड़ा सा चौड़ा, क्योंकि बता सकूँ कि ये सारा यहाँ हो रहा है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है, आपको पता है। तो जो उसमें है, जो रिस्पायरेशन में है, उसमें 2 मेम्ब्रेन के बीच में एक्यूमुलेट होता है प्रोटोन ग्रेडियंट, और यहाँ पे ल्यूमेन के अंदर प्रोटोन ग्रेडियंट हो रहा है।
तो ये एक डिफरेंस है जो एनसीईआरटी भी बता रही है, और जब मैं आपको रिस्पायरेशन बताऊंगा तब मैं आपको इस डिफरेंस को अच्छे से डायग्राम के बेसिस पे समझाऊंगा। अभी एनसीईआरटी भी लिखती है चैप्टर 14, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट कॉजेज द प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। आप समझते हैं कि ग्रेडियंट क्यों बन रहा है। वी नीड टू कंसिडर अगेन द प्रोसेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द एक्टिवेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर ट्रांसपोर्ट टू डिटरमाइन द स्टेप कॉज। फिर से ये वही बात बताएगा कि मतलब समझते हैं कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, पॉइंट नंबर ए, splitting of water molecule take place on inner side. Splitting of water molecule take place on inner side of membrane. The proton or hydrogen ion that are produced by the splitting of water accumulate within the lumen of thylakoid. The protons or hydrogen ion produced by splitting of water accumulate within the lumen of thylakoid. पॉइंट नंबर ए हुआ। ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि ग्रेडियंट कहाँ कहाँ से बन रहा है। अब हम आ गए हैं एनसीईआरटी के पेज नंबर 214 पे, पॉइंट नंबर बी में, एज इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू फोटो सिस्टम प्रोटोन आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। प्रोटोन आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। एज इलेक्ट्रॉन मूव्स प्रोटोन आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। दिस हैपन बिकॉज प्राइमरी एक्सेप्टर, इसकी बात कर रहा है, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज लोकेटेड टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है ना, वहां पे जब पीछे मैंने पढ़ा था मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी ने इसकी बात नहीं की, सीधा इसकी बात कर दी साइटोक्रोम की, और मैंने बोला भी था कि लेकिन इसकी भी आगे बात एनसीईआरटी ने की है। दिस हैपन बिकॉज द प्राइमरी एक्सेप्टर फियोफाइटिन of electron which is located toward outer side of membrane transfer its electron not to electron carrier। मैंने आपको इसके बारे में भी बताया कि ये एक इकलौता ऐसा है पूरे जंगल में, ये एक इकलौता ऐसा प्राणी है जो इलेक्ट्रॉन के साथ H+ भी ट्रांसफर कर रहा है। भाई दबदबा है भाई का, अपने ऐसे मत बोलो। दिस हैपेंस बिकॉज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज लोकेटेड टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन नॉट टू इलेक्ट्रॉन कैरियर बट टू एन H कैरियर। एनसीईआरटी तो सीधा लिखती है कि नॉट एन इलेक्ट्रॉन कैरियर बट टू एन H कैरियर, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, हेंस दिस मॉलिक्यूल रिमूव्स अ प्रोटॉन। मैंने आपको बोला ये स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा रिमूव्स अ प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा व्हाइल ट्रांसपोर्टिंग एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, व्हेन दिस मॉलिक्यूल पासेस ऑन इट्स इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑन अ इनर साइड, इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑन अ इनर साइड और मेम्ब्रेन, द प्रोटॉन इज रिलीज इनटू इनर साइड ऑफ ल्यूमेन। ठीक है, ऑफ मेम्ब्रेन। ये हो गया पॉइंट नंबर बी। अब पॉइंट नंबर सी देखिए, तीसरा कहाँ से प्रोटॉन अंदर में आ रहा है। एक प्रोटॉन यहाँ से आ रहा है, दूसरा यहाँ से, तीसरा देखिए पॉइंट नंबर सी में। पॉइंट नंबर सी को फॉलो कीजिए, पेज नंबर 214 एनसीईआरटी का, द NADP रिडक्टेज एंजाइम। अब आप पूछिएगा सर यहाँ पे NADPH रिडक्टेज एंजाइम कहाँ है, यही ना है, फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम। द NADP रिडक्टेज एंजाइम लोकेटेड ऑन स्ट्रोमा साइड। देखते हैं स्ट्रोमा साइड लोकेटेड है, ये इसी यही की बात कर रहा है। अलॉन्ग विथ इलेक्ट्रॉन डेट कम्स फ्रॉम एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ फोटो सिस्टम 1, जो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया है। प्रोटोन आर नेसेसरी फॉर रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH+, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन भी चाहिए और जो स्ट्रोमा में प्रोटॉन है वो भी चाहिए। तो एक तरह से देखा जाए कि अंदर जो ग्रेडियंट मतलब कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो 2 को इसलिए बढ़ रहा है काहे कि हाइड्रोजन ट्रांसफर हो रहा है अंदर में, ये को इसलिए यहाँ पे और कंसंट्रेशन घट रहा है काहे कि जो बाहर में H+ है वो यूज कर रहा है, अंदर कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, बाहर कंसंट्रेशन घट रहा है। ठीक है, तो ये नहीं है कि ये भी अंदर ही ट्रांसफर कर रहा है, नहीं, ये बाहर घटा रहा है और अंदर 2 जगह से बढ़ रहा है। ठीक है, इसलिए पीछे हमने देखा कि जब एक वाटर टूटता है तो 4 प्रोटॉन बनता है, और यहाँ ये बाहर ऑलरेडी घटा रहा है, अंदर बढ़ रहा है, बाहर घट रहा है। ठीक है, हेंस विद इन द क्लोरोप्लास्ट प्रोटॉन इन द स्ट्रोमा डिक्रीजेस, बाहर प्रोटॉन इन द स्ट्रोमा डिक्रीजेस, while in the lumen there is accumulation of proton. This create a proton gradient across thylakoid membrane as well as measurable decrease in pH in lumen. H+ बढ़ेगा तो अब lumen का pH तो घटेगा ही ना। Why are we so interested in proton gradient? क्यों भाई, क्या है, बढ़ रहा है, हमको क्या है, बताते हैं क्या। This gradient is important because it is breakdown of gradient that leads to synthesis. Breakdown मतलब
कंसंट्रेशन बढ़ गया, बाहर घट गया, तेजी से जाएगा तो तेजी से निकलेगा, तो ये निकला और ये हुआ ब्रेक डाउन। ब्रेकडाउन को आप अगर फिजिक्स का वो पढ़े होगे तो एवेलेंच ब्रेकडाउन, नी ब्रेकडाउन, याद आ रहा है, सेमीकंडक्टर, उसी टाइप का ये भी ब्रेकडाउन, एकाएक निकल जाना। वो ग्राफ एक होता है ना, कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, ऐसे फिर रिवर्स और ऐसे, बस उसी तरह से ये भी ब्रेकडाउन। Because its breakdown of gradient leads to synthesis of ATP. The gradient is broken down due to movement of proton across membrane to stroma, across membrane through stroma. NCERT पेज नंबर 215 शुरू से देखिएगा। चैनल ऑफ CFO of ATP synthase. The ATP synthase enzyme consists of two parts. One called CFO is embedded in thylakoid membrane from a transmembrane channel that carries out facilitated diffusion. मैं बता चुका हूँ ये सब, facilitated diffusion of proton across membrane. The other portion is called CF1 and protrudes मतलब ऐसे निकला हुआ, protrude मतलब निकला हुआ, मतलब not plain, little bit outside. Protrude on the outer surface of thylakoid membrane on the side that faces the stroma. ठीक है। The breakdown of gradient provides enough energy to cause a conformational change in CF1 particle of ATP synthesis, which make the enzyme synthesize several molecules of energy rich ATP. ठीक है। अब देखिए एक ये लाइन जो अब आगे होगा, इसमें 4 मैं नाम बताऊंगा, वो 4 नाम एकदम आप रट जाइए। क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग में केमियोस्मोसिस रिक्वायर्ड अ मेम्ब्रेन, 1 नंबर मेम्ब्रेन, 2 नंबर प्रोटोन पंप, 3 नंबर प्रोटोन ग्रेडियंट, 4 नंबर एटीपी सिंथेस। ठीक है, ये 4 को नाम याद कर लीजिए एकदम। एनर्जी इज यूज्ड टू पंप प्रोटोन across a membrane to create gradient or high concentration of proton within the thylakoid lumen. ATP synthase has a channel that allows diffusion of proton back across the membrane. This releases enough energy to activate ATP synthase enzyme that catalyze the formation of ATP. तो आपने ये सब देख लिया। अब जो यहाँ ATP बना है, जो NADPH2 बना है, सब तो यूज होगा ना। तो ये सब अब होगा डायरेक्ट रिएक्शन में यूज, जो कि हम अगले लेक्चर में पार्ट 4 में पढ़ेंगे NCERT के पेज नंबर 215, वेयर आर ATP एंड NADPH यूज, इसके अंदर। ठीक है, तो ये हो गया। ये बहुत लेक्चर नंबर 3 मुझे पता है बड़ा हो गया है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और मुझे आप पूरा विश्वास है कि जिस तरह से मैंने आपको NCERT का लाइन बाय लाइन बाहर से अंदर से यहाँ से वहाँ से हर जगह से कोरिलेट करके समझाई है, आप बस ये वीडियो देख लेंगे तो आपको ना नोट्स पढ़ने की ना पैकेज कुछ भी जो आप इधर उधर पढ़ते हैं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा क्वेश्चन कीजिए, आपके पास जो भी है। नहीं है तो आप हमें बोलिए, जहाँ से भी बोलिएगा, हर जगह का मैं आप क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा और आप सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। एक मुझे पता है ये लेक्चर बड़ा हो गया, पर एक और टॉपिक है छोटा सा जिससे कवर करना जरूरी है, वरना आप बोलिएगा सर आप बोल रहे हो ये पढ़ा दिए वो पढ़ा दिए, ये टॉपिक तो छूट ही गया। तो थोड़ा सा बस 2 मिनट का एक और टॉपिक है, वो आप देख लीजिए। ये है फोटोन रिक्वायरमेंट। ये NCERT में नहीं है, ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा। बस आप देख लीजिए एक बार, ठीक है ना। हो सकता है कहीं आ जाए तो थोड़ा सा 1-2 लाइन है इसमें याद रखने के लिए। नंबर ऑफ फोटोन है ये, फोटोन रिक्वायर्ड टू रिलीज 1 molecule of O2 is 8। 1 molecule of O2 is 8। ठीक है, ये लाइन आपके लिए डॉक्टर है, डॉक्टर मतलब डायरेक्ट रिमेंबर। ठीक है, अब एक चीज़ आप देखिए, जैसे कि हमने जब पढ़ा फोटोलिसिस ऑफ वाटर, तो यहाँ पे ये रिएक्शन +4H + 4 इलेक्ट्रॉन + O2। ठीक है, 2 वाटर मॉलिक्यूल एक पूरा ऑक्सीजन रिलीज किया। ठीक है, तो 1 वाटर मॉलिक्यूल के लिए हमको चाहिए 4 क्वांटा। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि, या हम इसको ऐसे जैसे यहाँ से अगर डायरेक्ट कंपेयर करें तो ये भी कह सकते हैं। एक बार इसके लिए आप इसको साइड रखिए थोड़ा देर के लिए, ठीक है ना। यहाँ से अगर आप देखें
तो एक मोलिकुल ऑफ वाटर रिलीज करने के लिए, मोलिकुल है मोलिकुल, एक मोलिकुल ऑफ वाटर रिलीज करने के लिए 8 चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं यहाँ एक मोलिकुल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए 8 चाहिए। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक मोलिकुल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन के लिए चाहिए 8 क्वांटा। इसलिए एक इलेक्ट्रॉन के लिए चाहिए 2 क्वांटा। तब एक वाटर मॉलिक्यूल में होता है, जब 2 वाटर मॉलिक्यूल टूट रहा है 4 इलेक्ट्रॉन, जब एक वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चाहिए 4 क्वांटा, ठीक है। ये हो गया 3। अब इसे क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन एक देखिए, जैसे क्वेश्चन हो गया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ लाइट क्वांटा required if 10 H2O molecule undergoes photolysis। ठीक है, इसको बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसलिए हम आपको बोले थे कि ये वाला देखिएगा जरूर, सीधा क्वेश्चन है, 10 मोलिकुल अंडरगोज फोटोलाइसिस, एक मोलिकुल के लिए 4 क्वांटा, तो 10 के लिए 40 इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वांटम यील्ड, बस ये आखिरी है, क्वांटम यील्ड हो गया। क्वांटम यील्ड की अगर हम बात करें तो 8 क्वांटा में 1 O2 रिलीज होता है, ऊपर हम देखे हैं, इसलिए एक क्वांटा में 1/8 O2 और 12.5% O2 रिलीज होगा। ये हो गया आपका क्वांटम यील्ड की एक क्वांटा में कितना O2 रिलीज हो रहा है। तो ये था हमारा लेसन नंबर 13, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, क्लास 11 का पार्ट 3। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मुझे पता है ये बड़ा हो गया है, पर आप शुरू से देखेंगे तो आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की समझ में आएगी। बहुत सारा चीज़ बाहर से भी मैंने डाल दिया है, इसके अलावा आपको कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपका सारा क्वेश्चन कहीं से भी हो बन जाएगा। कुछ भी डाउट हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी, हर चीज़ मैंने दे रखा है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पार्ट 1 और 2 का लिंक भी दे रखा है। और बस आपकी प्यार चाहिए, तो लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें। कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय